तो आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत के उसी महान चोल साम्राज्य की। ये वो लोग थे जो सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि अपनी जबरदस्त नेवी के दम पर समंदर पर भी राज करते थे। तो चलिए आज इतिहास के उन्हीं भूले बिसरे पन्नों को पलटते हैं। देखिए, चोल साम्राज्य भारत के सबसे ताकतवर राजवंशों में से एक था, पर कमाल की बात यह है कि इतिहास की किताबों में अक्सर इन्हें वो जगह नहीं मिलती जिसके ये सच में हकदार हैं। ये राजवंश मतलब दक्षिण भारत के इतिहास का एक ऐसा चमकता सितारा था जिसने अपनी ताकत और इतने लंबे शासनकाल से अपनी एक अलग ही पहचान बनाई थी। लेकिन इनकी कहानी ना कोई सीधी सपाट लाइन नहीं है। बीच में एक ऐसा दौर भी आया जब ये लगभग गुमनामी के अंधेरे में खो से गए थे, पर फिर इन्होंने जो वापसी की वो काबिले तारीफ थी। आइए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। अच्छा, चोलों के इतिहास को ना 3 हिस्सों में बांटकर समझना सबसे आसान रहेगा। सबसे पहले आते हैं अर्ली चोल यानी शुरुआती चोल, जिनका जिक्र हमें पुराने संगम साहित्य में मिलता है। फिर आया एक लंबा गैप, गुमनामी का दौर, करीब 650 साल का, जब ये इतिहास से जैसे गायब ही हो गए। और फिर 850 एडी के बाद शुरू होता है इनका गोल्डन पीरियड, इनका स्वर्ण युग, जिसने इनकी वापसी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इस जबरदस्त कमबैक का हीरो कौन था? विजयालया चोल। साल था 850 एडी जब उन्होंने तंजावुर पर कब्जा किया और यहीं से मध्यकालीन चोल साम्राज्य की नींव रखी। एक ऐसा साम्राज्य जिसने अगली कई सदियों तक पूरे दक्षिण भारत पर राज किया। तो अब बात करते हैं उस दौर की जब चोल साम्राज्य अपने पीक पर था, अपनी बुलंदी पर। ये वो वक्त था जब उन्होंने सिर्फ लड़ाइयाँ ही नहीं जीती बल्कि आर्ट और आर्किटेक्चर यानी कला और वास्तुकला को भी एक नए लेवल पर पहुंचा दिया। और इस गोल्डन एरा की कहानी ना खास तौर पर 2 महान शासकों के इर्द गिर्द घूमती है। एक पिता और उनका उनसे भी कहीं ज्यादा एम्बिशियस बेटा। सबसे पहले बात करते हैं पिता की, महान राजराज चोल प्रथम। इन्होंने क्या क्या किया समझिए। दक्षिण भारत का बड़ा हिस्सा जीता, उत्तरी श्रीलंका को अपने कब्जे में लिया और तो और मालदीव तक पहुंच गए। और हाँ, तंजावुर का वो भव्य बृहदेश्वर मंदिर, वो भी इन्होंने ही बनवाया था, जो आज भी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना माना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जो उस विशाल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो बस शुरुआत थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उनके बेटे ने इस विरासत को संभाला और इसे कहीं आगे ले गए। जरा इस टेबल को देखिए। ये पिता और बेटे की एम्बिशन की कहानी साफ बताती है। एक तरफ पिता राजराज प्रथम, जिन्होंने दक्षिण भारत और श्रीलंका जीतकर एक मजबूत फाउंडेशन तैयार किया, तो दूसरी तरफ बेटा राजेंद्र प्रथम, जो अपनी जबरदस्त नेवी लेकर सीधे साउथ ईस्ट एशिया पहुंच गए और वहां के श्री विजय साम्राज्य को चुनौती दे डाली। सोचिए, इस जीत से क्या हुआ? न सिर्फ समुद्री व्यापार के रास्ते सेफ हुए बल्कि भारत की संस्कृति को भी फैलने का मौका मिला। और बात यही नहीं रुकी, वो अपनी सेना को उत्तर में गंगा नदी तक ले गए थे। मतलब उन्होंने सच में अपने पिता की विरासत को सिर्फ संभाला नहीं बल्कि उसे कई गुना बड़ा बना दिया। देखिए, चोल सिर्फ अपनी मिलिट्री पावर के लिए ही फेमस नहीं थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका शासन चलाने का तरीका भी बहुत एडवांस्ड था। और उनकी सबसे बड़ी खासियत थी स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था। आज के जमाने में जिसे हम पंचायत राज या लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहते हैं ना, उसकी जड़ें हमें यहीं दिखती हैं। ये सिस्टम ना 3 मेन सभाओं पर टिका था। एक थी ओर, जो आम गांवों की सभा थी, दूसरी थी सभा, जो ब्राह्मण बस्तियों के लिए थी, और तीसरी नगरम, जो व्यापारियों और ट्रेडर्स की अपनी एसोसिएशन थी। और ये सभाएं अपने लोकल टैक्स, छोटे मोटे झगड़े सुलझाना और पब्लिक के काम, ये सब खुद ही मैनेज करती थी। उस जमाने के हिसाब से सोचें तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सिस्टम था, है ना? तो फिर सवाल उठता है कि इतने महान साम्राज्य का हुआ क्या? खैर, हर बड़े एम्पायर की तरह चोलों का भी अंत हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है। हुआ ये कि 13वीं सदी आते आते ये साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। वजहें कई थी। एक तो राजराज और राजेंद्र जैसे ताकतवर राजाओं के बाद जो भी आए वो उतने काबिल नहीं थे। दूसरा, पांड्यों से लगातार लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया था, और ऊपर से जो लोकल सरदार थे उन्होंने भी बगावत करनी शुरू कर दी थी। तो फिर सवाल वही है, आज हम चोलों को याद क्यों करते हैं? ऐसी क्या विरासत छोड़ गए वो जो आज भी हमारे साथ है?
उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है उनकी आर्ट, उनकी कला। चोल काल की जो कांसे की मूर्तियां हैं, खास तौर पर नटराज की मूर्ति जिसमें शिव नृत्य कर रहे हैं, वो तो दुनिया भर में फेमस है। उनकी खूबसूरती, उनमें जो एक मूवमेंट दिखता है और जो स्पिरिचुअल फील है, कमाल का है। ये सिर्फ मूर्तियां नहीं है, ये आर्ट और स्पिरिचुअलिटी का एक जीता जागता संगम है। और हाँ, उनके मंदिरों को कैसे भूल सकते हैं। तंजावुर, गंगईकोंड चोलपुरम और दारासुरम के मंदिर, ये आज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इन्हें ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स कहते हैं। लिविंग क्यों? क्योंकि ये सिर्फ पुराने खंडहर नहीं है, बल्कि आज भी वहाँ पूजा होती है। ये आज भी जिंदा हैं और अपनी महानता की कहानी सुनाते हैं। तो अगर समेट कर कहें तो चोलों ने हमें 3 कमाल की चीजें दी। एक, उनके शानदार मंदिर जो आर्किटेक्चर के चमत्कार हैं। 2, उनकी बेजोड़ कांस्य मूर्तियां जो आर्ट का सबसे बेहतरीन नमूना है। और 3, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का वो एडवांस्ड सिस्टम जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव समझ को दिखाता है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जरा सोचिए, अगर ये ताकतवर समुद्री साम्राज्य कभी खत्म ही ना हुआ होता और हिंद महासागर पर उसका दबदबा बना रहता, तो आज दुनिया का और हमारा इतिहास कितना अलग होता। सोचने वाली बात है।